अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो है अपने चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस किया था, जिसमें हमने वर्ड प्रोसेसर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने रियल टाइम एग्जांपल देखी थी एमएस वर्ड की। उसके अंदर कुछ जो है वो टूल्स अप्लाई करके देखे थे, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा अगला जो चैप्टर है स्प्रेडशीट, आज हमने उसको डिस्कस करना है और आज हम उसकी रियल टाइम एग्जांपल देखेंगे जो कि है एम एस एक्सेल, ठीक है। उसने एक और एग्जांपल भी दी हुई है लोटस 1 2 3, लेकिन जो मोस्टली उसकी जिसके यूज़र्स हैं वो एम एस एक्सेल है, ठीक है। हम जो ये एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, ये एम एस ऑफिस की जो है वो एप्लीकेशंस है। एम एस ऑफिस एक पूरा एक पैकेज सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ये सारी एप्लीकेशन हैं, ठीक है। दो और भी हैं लेकिन वो अभी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, वो हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो है हमारे सिलेबस में एम एस ऑफिस और एम एस एक्सेल को डिस्कस किया गया है। एम एस ऑफिस को हमने देख लिया था, ठीक है। तो आज हम एम एस एक्सेल को डिस्कस करेंगे जो कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो हम सबसे पहले, हाँ, पहला स्टेप तो हमारा यही है कि हमने एम एस ऑफिस इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद हम स्टार्ट में जाएंगे। स्टार्ट में जाने से पहले एक और इसका जो है वो ऑप्शन ये भी है कि हम राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं, तो वो हमें इस तरह ऑप्शन दे देता है कि न्यू फाइल में जो है एम एस एक्सेल का भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। उसके अलावा एम एस वर्ड का ऑप्शन भी अवेलेबल है, ठीक है। तो हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम जो है स्टार्ट में जाके इधर जब एक्सेल लिखेंगे तो वो हमें यहाँ पे भी शो करवा देगा सामने, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको ओपन करते हैं। तो आज हमने जो है इसको ज़रा डिस्कस, ये आपके सामने जो है एम एस एक्सेल की एप्लीकेशन ओपन हो गई है जो कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का इंटरफेस आपके सामने खुला हुआ है। ये क्या करता है, इसका पर्पस क्या है? जिस तरह एम एस वर्ड जो है वो टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए यूज़ होता है, उसी तरह जो हमारा नुमेरिक डाटा है ना, स्पेसिफ़िकली उस नुमेरिक डाटा के साथ डील करने के लिए, उस नुमेरिक डाटा को एंटर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, स्टोर करने के लिए, उस पर जो है वो एनालिसिस करने के लिए, ठीक है, हम जो सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वो हमारे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। और एम एस एक्सेल जो है वो बेहतरीन एग्जांपल है हमारे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की, ठीक है। सबसे पहले तो ये आपके सामने ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स बनी हुई है। हमने पढ़ा था ना कि स्प्रेडशीट बेसिकली क्या होता है, ग्रिड्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स होता है, ठीक है। तो ये आपके सामने बेहतरीन इंटरफेस है एम एस एक्सेल का, जिसके अंदर हम जो है नुमेरिक डाटा एंटर करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। नुमेरिक डाटा क्या होता है? नुमेरिक डाटा से मुराद है कि हमारे बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी से लेकर एक जो है ना होम यूज़र तक को इसकी ज़रूरत ऐसी होती है कि एक कंपनी का बजट है या एक कंपनी की इकोनॉमी पॉलिसी है या एक कंपनी की जो है वो डाटा है, नुमेरिक डाटा। नुमेरिक डाटा ऐसे हो सकता है कि उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ हैं, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स की जो सेल परचेज़ है उसका डाटा है, ठीक है। ये सारा न्यूमेरिक डाटा होता है। तो इसको स्टोर किया जाता है, इसके ऊपर कैलकुलेशन की जाती है, इसके ऊपर एनालिसिस किया जाता है, वो इस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर किया जाता है। अगर हम होम यूज़र की बात करें तो जब एक होम घर का जो है वो बजट बनता है, वो भी न्यूमेरिक डाटा होता है, उसके लिए भी ये एप्लीकेशन यूज़ होती है, ठीक है। तो उसने जो है इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें बताई हुई हैं कि ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है हमारी डेली लाइफ में कितना ज़्यादा यूज़ होता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं तो हमारे पास इसके अंदर तीन चीज़ें आ सकती हैं, लेबल्स, वैल्यूज़ और फार्मूलाज। उससे पहले अगर आप देखो कि ये जो हमारे कॉलम है, इनको ये अल्फ़ाबेटिक लेटर्स जो हैं वो रेफ़र कर रहे हैं, अल्फ़ाबेटिक लेटर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये ए कॉलम है, ये बी कॉलम है, ये सी कॉलम है, अगर मैं इस कॉलम को इस तरह बताऊँ तो। और अगर मैं इस रो की बात करूँ तो इन रोज़ को ये नंबर्स जो है ना वो डिफाइन कर रहे हैं। मतलब ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3 है, ठीक है। तो रो हो गई ये और कॉलम हो गया ये। अब आप देखो ये जो मेरा कर्सर है, मैं जहाँ पे रख के इसको सेलेक्ट करता हूँ तो वो थोड़ा सा सेल जो है वो हाईलाइट हो जाता है। ये सेल कैसे बनता है? ये कॉलम और रो के इंटरसेक्ट से बनता है, ठीक है। और ये सेल को जो है वो हर सेल, यहाँ पे जितने भी सेल हैं इन सब का एक यूनिक एड्रेस है जो इस सेल को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। अगर आप देखो तो यहाँ पर मैं जो भी सेल सेलेक्ट करूँगा यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा। अभी लेट सपोज मैंने ये वाला सेल सेलेक्ट किया है
इसका कॉलम जो है वो F है और इसकी रो 5 है, तो टेक्निकली इसका नाम होना चाहिए F5। तो ये देखो यहाँ पर जो है ना F5 आ गया। मैं जोन सा सेल सेलेक्ट करूँगा, उस सेल का एड्रेस जो है वो यहाँ पे मुझे नज़र आता जाएगा। ये देखें, मैंने A1 सेलेक्ट किया तो इधर A1 आ गया, मैंने B1 सेलेक्ट किया तो B1 आ गया, मैंने A2 सेलेक्ट किया तो इधर A2 आ गया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सेल, और हमें ये भी पता लग गया कि सेल रेफरेंस, और इसको हम सेल रेफरेंस और सेल एड्रेस भी कहते हैं, जो कि यहाँ पे हर सेल को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, एक और चीज़, ये जो अल्फ़ाबेट्स है ना, ये ख़त्म नहीं होते हैं। आप देखें यहाँ पे ये अल्फ़ाबेट ख़त्म हुए हैं तो अगले सेल को जो है ना की रिप्रेजेंटेशन ऐसे शुरू होगी, डबल ए बी ए सी, और ये चलती रहेगी, अनलिमिटेड है। इसी तरह अगर हम रोज़ की बात करते हैं तो ये रोज़ भी नहीं ख़त्म होती हैं। ठीक है ना, ये भी जो है वो अनलिमिटेड है, जितनी हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, हम इसको मैक्सिमम जो है ना यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि इसके अंदर 3 चीज़ें एंटर की जा सकती हैं, लेबल्स, वैल्यूज़ और फार्मूलाज। वैल्यूज़ का तो हमें पता लग गया कि ये हमारी वैल्यूज़ हैं। लेट्स सपोज मैं इधर थोड़ी सी जो है ना वो डाटा एंटर करता हूँ। ठीक है, अब मैं इधर जो है वो आ, नाम भी एंटर कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं इधर बल्कि मैं इधर जो है सिंपल लेट्स सपोज मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, मैं उन एम्प्लॉयज़ की जो है वो सैलरीज ऐड करने लगा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये मैं न्यूमेरिक डाटा एंटर कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। अभी मैं इसके ऊपर एनालिसिस करूँगा, इसको जो है डिफरेंट फार्मूलाज इस पर अप्लाई करूँगा, डिफरेंट कैलकुलेशन करूँगा। ये तो हो गए मेरी वैल्यूज़। ठीक है, जो मैंने इस सेल में एंटर की हैं। ठीक है, ये लेट्स सपोज मेरे एम्प्लॉयज़ की आईडीज़ हैं और ये मेरे एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ हैं। अब लेबल्स क्या होंगे? लेबल्स ये होंगे कि मैं इनके ऊपर जो है इनकी हेडिंग दे दूँ। ठीक है, और ये मैंने क्या किया, ये मैंने इनकी हेडिंग दे दी। अच्छा, लेबल्स में वो आपको क्या बता रहा है? कह रहा है लेबल्स में जो है हम इस तरह टेक्स्ट लिखते हैं, और ये जो स्प्रेडशीट है ये बेशक जो है न्यूमेरिक डाटा के लिए स्पेसिफिकली बनाई गई है, लेकिन इसके अंदर हम टेक्सचुअल डाटा भी ऐड करते हैं और टेक्सचुअल डाटा के ऊपर भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। जिस तरह यहाँ पे आप देखो, ये जो बेसिक फीचर्स हमारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं एक टेक्सचुअल डाटा के लिए, वो फीचर्स इसके अंदर भी अवेलेबल है। मतलब हम अपने टेक्सचुअल डाटा के ऊपर भी डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, उसका फॉन्ट साइज कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर और भी डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने जो है टेक्सचुअल डाटा ऐड किया, जो कि लेबल्स बन गए बेसिकली। वो लेबल में यही बता रहे कि लेबल जो है हम जो नीचे डाटा एंटर करते हैं न्यूमेरिक, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लेबल्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा टेक्सचुअल डाटा होता है। तो ये मेरा लेबल हो गया, ये मेरी जो है वो वैल्यूज़ हो गई। तीसरी चीज़ है फार्मूलाज। फार्मूलाज क्या होते हैं? ठीक है, ये अभी हम जो है वो देखते हैं फार्मूलाज क्या होते हैं। लेट्स सपोज ये मेरी सैलरीज हैं। ठीक है, मैंने क्या करना है, मैंने जो है इनको इन सारी सैलरीज को जो है ना वो प्लस करना है, कि मैं देखना चाहता हूँ मेरी टोटल सैलरीज कितनी बनती हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है ना एक लेबल लिखता हूँ टोटल सैलरीज का। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, ये मेरी टोटल सैलरीज का लेबल है। यहाँ पर इस सेल के अंदर मैं चाहता हूँ मेरे इन सारी सैलरीज का जो है ना सम आ जाए, टोटल आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने अब इसके ऊपर जो है वो टोटल का फॉर्मूला लगाना है, कि मैं इनको जो है वो टोटल करके यहाँ पे लिख सकूँ। ठीक है, अब मैं खुद तो गिनने बैठ जाऊँ तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनके ऊपर फॉर्मूला लगाता हूँ। तो फॉर्मूला लगाने का जो है वो मेथड क्या है, ये जो मेरी बार बनी हुई है जिसके लेफ्ट साइड पे ये एफ एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है इंसर्ट फंक्शन। ये जो मेरी बार है ये मेरी फार्मूला बार है, इसके अंदर जो है मैं
इन जो मेरा न्यूमेरिक डाटा एंटर हुआ हुआ है उसके ऊपर फार्मूला या फंक्शन परफॉर्म करता हूँ, या कोई भी कमांड देनी होती है वो मैं इस बार के अंदर जो है वो कमांड देता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है मैंने, क्योंकि इनको प्लस करना है तो क्या करूँगा, मेरा सबसे पहला स्टेप होगा मैंने इनको सिलेक्ट करना है। जाहिर है जब मैं किसी चीज़ के ऊपर फार्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ तो मैंने सिस्टम को बताना भी तो है कि ये वाले डाटा के ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहला स्टेप मेरा ये होगा कि मैंने उस सेल को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर मैंने उन फार्मूलाज का जो है वो आंसर देना है या रिज़ल्ट देना है। तो मैं चाहता हूँ मेरा जो रिज़ल्ट है वो इस सेल के अंदर आए। तो सबसे पहले मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया। देखो इस सेल का जो है यहाँ पे एड्रेस भी आ गया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, इज इक्वल टू लिखूँगा। हमेशा याद रखना है कि MS एक्सेल के अंदर हम अगर कोई भी फार्मूला या फंक्शन लिख रहे हैं या कोई भी कमांड लिख रहे हैं वो हमेशा इज इक्वल टू से स्टार्ट होगी। अगर मैं उसको इज इक्वल टू के बगैर लिखूँगा तो वो एक सिंपल टेक्स्ट होगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू का साइन क्या करता है, इज इक्वल टू के साइन से स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को MS एक्सेल को पता लग जाता है कि मैं कोई फार्मूला या फंक्शन लगाने लगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिंपल जो है इस सारे जो है वैल्यूज़ को क्या करने लगा हूँ, प्लस करने लगा हूँ। ठीक है, प्लस करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल है, मैं इनकी जो है 1 बाय 1 करके सेल एड्रेस लिखते जाऊँगा। B3 था ना ये, B3 प्लस उसके बाद नीचे गया B4, फिर प्लस B5, फिर प्लस B6, फिर प्लस B7, फिर प्लस B8। इसी तरह जो है ना मैं सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख लूँगा। ठीक है, ये मैं फार्मूला लगा रहा हूँ, ये आपने याद रखना है, ये मैं फार्मूला लगा रहा हूँ और मैं आपको बार बार फार्मूला का क्यों बता रहा हूँ ये आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ये मैंने वैल्यूज़ जो हैं इस तरह सेलेक्ट कर ली। ठीक है, अब मैं एंटर करूँगा तो ये देखें उसने उन सारी वैल्यूज़ को प्लस करके आंसर जो है इस सेल में दे दिया है। तो ये मैंने क्या किया है, ये मैंने सम का फार्मूला लगाया है। ठीक है, मैंने प्लस किया है इन सारी वैल्यूज़ को इस तरह। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि ये देखो मैंने इस सारी सेल्स को ऐसे सेलेक्ट किया है ना, तो मैं अगर यहाँ पे देखूं तो वो ऑटोमेटिकली अगर मुझे ज़रूरत नहीं भी है ना वो ये 3 चीज़ें मुझे दिखा रहा होता है। जो भी डाटा मैं सिलेक्ट करूँगा ना मुझे उसकी 3 चीज़ें दिखा रहा होगा, उसकी एवरेज, उसके काउंट के वो टोटल कितने हैं और उसका सम ऑटोमेटिकली। ठीक है, मुझे खुद नहीं करना पड़ता। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो देखो वो यहाँ पे भी, हालांकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है कि मैंने इसकी एवरेज निकालनी, ना मैंने इसका सम निकालना है, लेकिन वो मुझे फिर भी जो है ना वो शो करवा देता है नीचे। ये 3 चीज़ें लाजमी जो है ना वो शो हो रही होती हैं। तो अभी जो है हमने 3 चीज़ें देख ली, लेबल्स, वैल्यूज़ और फार्मूलाज। ठीक है, हमें सेल रेंजेस का भी पता लग गया। अच्छा, सेल रेंजेस क्या होते हैं? सेल रेंजेस और सेल रेफरेंस से पहले हम फंक्शन को पढ़ते हैं। फंक्शन क्या होता है, फॉर्मूला और फंक्शन में क्या डिफरेंस है तो दोनों कमांड ही, लेकिन फंक्शन जो है वो बिल्ट इन फार्मूलाज होते हैं। कैसे बिल्ट इन फार्मूलाज होते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने अभी आपको करके दिखाया ना कि मैंने एक फार्मूला लगाया जिसके अंदर मैंने मैन्युअली खुद ही ये सेल के जो है ना एड्रेस एंटर किए हैं। ये मैंने लगाया फार्मूला। अब मैं लगाता हूँ इसके ऊपर सेम इसी सम का फंक्शन। ठीक है, मैं अब प्लस करूँगा फंक्शन के थ्रू। पहले मैंने प्लस किया था फार्मूला लगा के, अब मैं प्लस करूँगा फंक्शन लगा के। तो हमेशा की तरह सबसे पहले मैं इज इक्वल टू लिखूँगा और सम का बना बनाया फंक्शन यूज़ करूँगा। सम लिख दिया मैंने, ब्रैकेट डाली। अब मैंने क्या करना है, उसको रेंज बता देनी है। बस क्या रेंज बता देनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखो ये मैंने क्या किया, इज इक्वल टू सम B3 के सेल से लेकर B12 के सेल तक। ये जो मैंने चीज़ लिखी है ना इसको कहते हैं सेल रेंज या सेल रेफरेंस। ठीक है, ये है मेरा सेल रेफरेंस या सेल रेंज कि B3 से लेकर B12 तक की वैल्यूज़ को मैंने एक दफ़ा लिखना हो तो मैं उसकी रेंज ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये लाइन क्या कह रही है, कह रही है सम करना है किसको, B3 से लेकर B12 की वैल्यू को। ये इसका फॉर्मेट है लिखने का। अब मैं एंटर करूँगा तो देखिए मेरा वही आंसर आ गया। तो पहले मैंने फॉर्मूला लगाया था। ठीक है, अब मैंने फंक्शन लगा दिया। तो फंक्शन जो है वो मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है, लेकिन फार्मूला की ऑप्शन भी अवेलेबल है मेरे पास। ठीक है, इसको कहते हैं फंक्शन या फार्मूलाज। और ये चीज़ होगी हमारी सेल रेंजेस। अच्छा, अब एक और तरीका है कि मैं इसको और किस तरह डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, एक और तरीका ये कि लेट्स सपोज सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, मैं इस सेल रेंज को जो B3 से लेके B12 तक बन रही है इसको मैं कोई नाम भी दे सकता हूँ। ठीक है, नाम देने से क्या मुराद है कि मैं यहाँ पे इज इक्वल टू सम लिखकर
सेल रेंज नहीं दूंगा, बल्कि मैंने सेल रेंज को जो नाम दिया हुआ है ना, वो नाम लिख दूंगा, और नाम लिख के एंटर करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली इस रेंज को जो है आइडेंटिफाई कर लेगा। अब वो नाम कैसे दिया जाता है? नाम ऐसे दिया जाता है सबसे पहले कि मुझे पता है कि इसकी जो रेंज है वो B3 से लेकर B12 तक है, ठीक है। मैं फार्मूलाज में जाऊंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है डिफाइन नेम, उस पर क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी वर्कशीट सेलेक्ट कर लूँगा, शीट नंबर 1, ये मेरी शीट नंबर 1 है। ये भी मैं आपको बताता हूँ शीट नंबर 1 इसका नाम क्यों है और ये प्लस का साइन क्या करता है, ठीक है। यहाँ पे मैं रेंज दे दूंगा B3 से लेकर सेमी कॉलन B12, और यहाँ पे मैं उसको नाम दे दूंगा सैलरीज का, ठीक है। ये मैंने सैलरीज का नाम दे दिया है किसको? B3 से लेके B12 की रेंज को। अब मैंने जहाँ पे भी B3 से लेके B12 की रेंज यूज़ करनी है ना, तो मैं अब उसका जो है वो ये नहीं लिखूंगा, ठीक है। मैं सिंपल सैलरीज लिखूंगा, उसको पता लग जाएगा कि मैं B3 से लेके B12 की बात करूँ। मैं ओके करूँगा। अब जो है वो मैंने इनको नाम दे दिया है। अब मैं यहाँ पे जाकर दोबारा सम का फंक्शन लिखूंगा, और उसमें जो है वो उस देखो अब ये मुझे शो भी करवा रहा है यहाँ पे, ठीक है। सैलरीज का नाम दिया, ठीक है। यहाँ पे अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये सैलरीज जो है ये नाम जो है किसी रेंज का नाम है। किस रेंज का नाम है? B3 से लेके B12 की रेंज का नाम सैलरीज है, ठीक है। तो अब जो है मैं इसको यहाँ से एंटर करूँगा, तो ये देखिए मेरा जो इसका टोटल था वो यहाँ पे आ गया। मैंने यहाँ पे आप देखो मैंने क्या किया है, मैंने अब उस सेल की रेंज नहीं दी, ना ही सेल का एड्रेस लिखे हैं 1 बाय 1, बल्कि मैंने उस सेल रेंज को क्या किया, एक नाम दे दिया। और मैं अब उस सेल रेंज के जहाँ पे मुझे वो सेल रेंज की ज़रूरत पड़ेगी, मैं वहाँ पे वो उसका नाम यूज़ कर लूँगा और लिख के एंटर करूँगा, तो वो उसको जो है खुद ब खुद रेफ़र कर लेगा कि ये इस नेम रेंज के अंदर मैंने ये वाली रेंजेस डिफ़ाइन की हुई हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अब हम वर्कशीट के ऊपर आ जाते हैं कि ये जो नीचे उसने शीट नंबर 1 लिखा हुआ है और आगे प्लस लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। जिस तरह हमारी एक बुक होती है या कॉपी होती है, कोई भी, मैं रजिस्टर की बात कर लेता हूँ, ठीक है। हम अब वो क्या होता है कि रजिस्टर जो है वो बेसिकली ये एक पूरा एक रजिस्टर की तरह है, ठीक है। ये एक जो मेरी एक्सेल की फ़ाइल है, ये एक रजिस्टर की तरह है। इसको मैं वर्क बुक भी कहता हूँ, ठीक है। ये मेरी वर्क बुक है, आप देख सकते हो इसको बाय डिफ़ॉल्ट नाम जो है बुक 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब बुक 1 में जिस तरह हमारी रियल टाइम सिनेरियो में क्या होता है, एक बुक होती है, एक बुक को जब मैं ओपन करता हूँ तो उसके डिफरेंट पेजेस होते हैं, ठीक है। इसी तरह ये जो वर्क बुक है एक्सेल की, इसके अंदर भी मेरे पास डिफरेंट पेजेस अवेलेबल होते हैं, जिसको मैं वर्क शीट कहता हूँ, ठीक है। ये है मेरी शीट नंबर 1, ठीक है। मैं इसका यहाँ से राइट क्लिक करके नाम भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इस पे प्लस पे सेलेक्ट क्लिक करता हूँ तो देखो मेरे पास शीट नंबर 2 ओपन हो गई है, ठीक है। मैं यहाँ से शीट नंबर 1 पे वापस जा सकता हूँ, ठीक है। ये मेरी शीट नंबर 1 थी, ये मेरी शीट नंबर 2 थी। मैं फिर प्लस पे क्लिक करता हूँ तो मेरी शीट नंबर 3 न्यू ओपन हो गई है। मैं इनका यहाँ से राइट क्लिक करके रीनेम में जाके इनका नाम भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरी कोई लिमिट नहीं है कि मैं सिर्फ इतनी ही शीट्स यूज़ करता हूँ, ये अनलिमिटेड है। मैं जितनी मर्जी चाहे इसकी शीट्स बनाता जाऊँ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। अब इसको इसको हम कहते हैं ये हमारी वर्क शीट्स हैं। ये मेरी वर्क शीट नंबर 1 है, ये मेरी वर्क शीट नंबर 2 है, ये वर्क शीट नंबर 3, और मैं आगे मज़ीद जितनी बनाना चाहूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मेरा अगला जो टॉपिक है वो है लिंकिंग वर्क शीट्स को आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करना। कैसे लिंक करना? लिंक करने से मुराद है कि लेट्स सपोज मेरी यहाँ पे एक वैल्यू लिखी हुई है, लेट्स सपोज मेरी वैल्यू लिखी हुई है D3, मैंने सेलेक्ट किया D3 के कॉलम में मैंने वैल्यू लिखी 55,000, ठीक है। ये वैल्यू मैंने, ये मेरी वर्कशीट 2 में D3 के सेल में ये वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। अब मुझे वो जो वैल्यू है वो यहाँ पर चाहिए। वो वैल्यू मैंने क्या करना है, उस शीट नंबर 2 की वैल्यू को इस शीट नंबर 1 की इस टोटल में ऐड करना। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों शीट्स को आपस में एक दूसरे के साथ लिंक कर दूंगा, ठीक है। लिंक कैसे करूँगा? फॉर्मूला अप्लाई करके लिंक करूँगा। क्या फॉर्मूला है? मैंने क्या करना है, मैंने शीट नंबर 2 के जो D3 में वैल्यू है उसको शीट नंबर 1 की किसी वैल्यू में ऐड करना है, इस वैल्यू में ऐड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे ये दोनों वैल्यूज़ ऐड करके मुझे आंसर यहाँ पर चाहिए, तो मैं इधर जाके लिखूँगा इज इक्वल टू में मैंने क्या करना है, इनको लेट्स सपोज प्लस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं शीट 1 की मैंने वैल्यू लिख दी, B14 में है ये वैल्यू, तो मैंने शीट 1 की B14 को प्लस करना है। कहाँ पे प्लस करना है? शीट
शीट 2 की D3 वैल्यू में, D3 के सेल में, ठीक है। अब ये देखो ये क्या किया है उसने, शीट 2 एक्सक्लेमेशन मार्क आगे D3, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ना, ये क्या है, ये उसको जो है वो रेफरेंस दे रहा है कि शीट 2 के अंदर जो D3 का सेल है ना, वो वैल्यू मैं यहाँ पे कॉल करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से क्या हो रहा है, ये फॉर्मूला जो है शीट नंबर 2 को शीट नंबर 1 के साथ लिंक कर रहा है। अब क्या होगा कि वो मुझे यहाँ पे B14 की जो वैल्यू है उसके अंदर शीट नंबर 2 में जो D3 में मैंने वैल्यू लिखी थी उसको ऐड करवा देगा और आंसर मुझे यहाँ पे शो करवा देगा। तो देखिए मैंने जब एंटर लिखा तो उसने क्या किया, इस वैल्यू के अंदर शीट नंबर 2 की जो D3 की वैल्यू थी उसको ऐड करवा दिया, ठीक है। अगर आप इसमें जो है ये वैल्यू ऐड करके देखो तो आपके पास यही आंसर आएगा। तो इस तरह मैंने क्या किया, इन दोनों शीट्स को आपस में लिंक कर दिया। तो बेसिकली इस तरह जो है मैं शीट्स को आपस में लिंक भी कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है ये थी हमारी शीट्स, जो ये हमने जो है फॉर्मूला अप्लाई किया था, इसमें हम कोई और फंक्शन भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब जो है इसके अलावा हम जो है वो फंक्शंस के हमारे पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, ठीक है। मैं इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जिसको हम फंक्शन विजार्ड भी कहते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था विजार्ड का मतलब होता है कि किसी भी कॉन्सेप्ट या किसी भी टॉपिक का जो है वो टूल्स एक ही डायलॉग बॉक्स के अंदर, उसके ऑप्शन जो है एक ही डायलॉग बॉक्स के अंदर मुझे अवेलेबल होते हैं। तो मैं उस डायलॉग बॉक्स को कहता हूँ कि ये उस टॉपिक उस ऑब्जेक्ट का जो है ना वो विजार्ड है। इसी तरह ये जो डायलॉग बॉक्स है ये फंक्शन विजार्ड है, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस बने बनाए हैं, ठीक है। मैं सम कर सकता हूँ, एवरेज के लिए ये वर्ड यूज़ करूँगा, इफ़ के लिए ये यूज़ करूँगा, ये सारे वर्ड्स हैं, फंक्शंस हैं जो मैं अपने इस वर्कशीट के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। ये तो मेरा हो गया फंक्शन विजार्ड। उसके बाद आखिरी लास्ट टॉपिक हमारा है चार्ट। चार्ट पेपर, जो लेट्स सपोज चार्ट वही जो हम अपनी रियल लाइफ में चार्ट्स बनाते हैं, डिज़ाइंस बनाते हैं। बेसिकली ये चार्ट्स जो है ना ये आपके एनालिसिस में आ जाते हैं। एनालिसिस से क्या मुराद है कि लेट्स सपोज मैं देखना चाहता हूँ ये मेरा डाटा है, मैंने इसका जो है चार्ट बनाना है, ठीक है। चार्ट जो है वो लाइन चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, डिफरेंट बहुत सारी जो है ना पाइवट चार्ट होता है, बहुत सारे काइंड्स हैं चार्ट्स की, ठीक है ना। वो अब डिपेंड करता है कि मुझे जो है ना कौन सा चार्ट बनाने को कहा गया है, ठीक है। अब चार्ट बनता कैसे है, ये मेरे पास चार्ट्स के जो हैं ये टूल्स सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। मैं इसको क्रिएट करने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले जो है मैं अपने डाटा को सिलेक्ट करूँगा, मैंने जिसकी जो है ना वो चार्ट बनाना है। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद जो है मैंने जब ये चार्ट इंसर्ट के टैब के अंदर जाकर ये चार्ट का जो पोर्शन था इसके ये एरो पे क्लिक किया तो ये मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इस डायलॉग बॉक्स को मैं चार्ट विजार्ड भी कह सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे चार्ट्स अवेलेबल है। ऑल चार्ट्स में देखें ये सारी जो है ना ये चार्ट्स की टाइप है और वो मुझे यहाँ पे दिखा भी रहा है। और ये कोई एग्जाम्पल नहीं दिखा रहा बल्कि मैंने जो ये डाटा सेलेक्ट किया ये मुझे उसके चार्ट बने हुए दिखा रहा है, ठीक है। देखें इसके ऊपर वैल्यूज़ भी लिखी हुई हैं। ये मेरा कॉलम चार्ट है, ये लाइन चार्ट है, ये मेरा पाई चार्ट है, ठीक है, जो सर्कल की फॉर्म में होता है। ये मेरा बार चार्ट है, ये मेरा एरिया है। उस हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट होगी, मुझे जो भी कहा गया जाएगा कि आपने ये वाला चार्ट बनाना है, ये वाटरफॉल चार्ट है, ठीक है। तो मैं लाइन चार्ट पे या कॉलम चार्ट पे क्लिक करके ओके करता हूँ तो वो मुझे देखें यहाँ पे उसने मुझे चार्ट शो करवा दिया। ये मेरी जो है ना वो ये मेरा डाटा लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मुझे पता लग रहा है मेरी जो हाईएस्ट जो सैलरी है वो ये वाली है, ठीक है। एम्प्लॉय नंबर 9 की हाईएस्ट सैलरी है मेरी जो 70,000 है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा हूँ बेसिकली, ये चार्ट जो है इससे मैं बेसिकली अपने डाटा का एनालिसिस कर रहा होता हूँ, ठीक है। ये चार्ट जो है मुझे एनालिसिस करने में हेल्प करते हैं। इसी तरह जितना भी डाटा लिखा होता है मैंने सिर्फ उसको डाटा को सिलेक्ट करके अपने चार्ट की जो टाइप है उसको सिलेक्ट करना है, वो मुझे ऑटोमेटिकली चार्ट खुद ही बना के दे देगा। मैं इस चार्ट को यहाँ से इसके स्टाइल्स भी चेंज कर सकता हूँ, इसमें कुछ ऐड भी कर सकता हूँ, इसमें फ़िल्टर भी कर सकता हूँ, मज़ीद इसकी डिज़ाइनिंग भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह जो है हमने आज अपने स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को जो है ना अच्छी तरह डिस्कस किया है। उम्मीद है आप लोगों को जो है ना ये स्प्रेडशीट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ नहीं आया
वो आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, उसको फिर हम जो है देख लेंगे। उसके अलावा आपने जो है ना इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि ये चार्ट्स या ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं वर्ड, MS वर्ड के, MS एक्सेल के, आपको आगे जाके बहुत हेल्पफुल होंगे। चाहे आप यूनिवर्सिटी की डिग्री कर रहे हो, चाहे आप प्रोफेशनल कोई वर्क कर रहे हो, तो आपको ये बहुत काम आएंगे। तो अच्छा है अभी से आप इनकी बेसिक्स जो हैं वो सीख लें, ताकि आगे जाके आपके लिए आसानी हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।